हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कपिल राज स्टडीज में। आज आपको क्या सिखाने वाला हूं मैं, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, किस किस में पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन क्यों होता है, बिल्कुल आपको इस वीडियो में सरल भाषा से समझाऊंगा। क्योंकि अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में समसूत्री विभाजन बताया था, इसलिए मेरे को लाइन से क्या है अर्धसूत्री विभाजन भी बताना पड़ेगा आपको, तब तो आप समझेंगे। तो देखिए, अर्धसूत्री विभाजन समझने से पहले क्या होती है, परिभाषा सबसे मायने रखती है। आज आपको क्या बताता हूँ, पहले मैं परिभाषा डिफिनेशन बताता हूँ। तो चलते हैं परिभाषा की ओर। यहाँ पर लिखते क्या, परिभाषा फॉर डिफिनेशन। ठीक, इंग्लिश में डिफिनेशन क्या देते हैं, परिभाषा। ठीक, वह विभाजन, देखो ये परिभाषा है जो कि सरल भाषा में है, जो कि जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक, कौन सी कोशिका में, जनन कोशिका में। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक, देखिए बिल्कुल सरल भाषा में मैंने डिफिनेशन लिख दिया। क्या लिखी, देखिए परिभाषा क्या है, वह विभाजन जो कि जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो यहाँ देखिए टॉपिक बनता है फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, देखिए जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें 4 कोशिका बनती है, क्योंकि समसूत्री विभाजन में कितनी बनती है, 2। उसी प्रकार अर्धसूत्री विभाजन में कितनी बनती हैं, 4। और अर्धसूत्री का विभाजन का अर्थ क्या होता है, देखिए अर्धसूत्री का दूसरा टॉपिक आता है, अर्धसूत्री का अर्थ क्या होता है। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। असूत्री का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र। ठीक, इसका अर्थ है ये। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन का अर्थ, जैसे अपन जब कहते हैं ना कि कोई भी टीचर जब अपने से पूछता है कि अर्धसूत्री विभाजन बताइए, तो बिल्कुल आप हिचकिचाइए, बताए। देखिए अर्धसूत्री विभाजन में अर्थ छुपा, अर्धसूत्री मतलब आधे गुणसूत्र। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, 22 गुणसूत्र होते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में नोट किया है कि 22 गुणसूत्र है, तो 22 बराबर जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर 22 अपने पास तो 11 इसमें जाएंगे, 11 उसमें जाएंगे। ठीक, तो इसमें गुणसूत्र जो होते हैं बराबर भागों में विभाजित होते हैं। ये नहीं कि 22 इसमें तो 22 इसमें, टोटल बराबर नहीं जाते, आधे आधे गुणसूत्रों को विभाजन होते हैं, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं आधे आधे विभाजन होते हैं। ठीक, ये कितनी अवस्थाओं में होता है, 4 अवस्थाओं में। तो आपको मैं लेके चलता हूँ अवस्था की ओर। ठीक, तो अवस्था कौन कौन सी होती हैं, इनकी मैं बताता हूँ। पहले इसको मैं रफ कर दूँ, इसके बाद आपको बताता हूँ इसकी अवस्था। ठीक, बने रहिएगा मेरी वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, देखिए तो बताता हूँ अर्धसूत्री विभाजन कितने अवस्था में होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन 4 अवस्था में होती है या होता है। ठीक, जो भी आप लैंग्वेज लगाना चाहते हैं। फर्स्ट कौन सा है, मतलब मान लो ए मान लेते हैं। ठीक, फर्स्ट सेकंड की जगह ए मान लेते हैं। फर्स्ट क्या आता है अपने में, सबसे पहला कौन सी अवस्था होती है, प्रोफेज। दूसरा क्या आता है, सॉरी फर्स्ट ही लिख देता हूँ मैं। दूसरा क्या आता है प्रोफेज के बाद, मेटाफेज। ये बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ, अगर आप बुक में देखेंगे तो लॉन्ग में दिया गया है। फिर इसके बाद क्या आता है, एनाफेज। ये सेम उसी की तरह रहता है समसूत्री, लेकिन डिफरेंट ये रहता है कि इसमें 4 नई कोशिका का बनता है। और चौथा आता है अपना क्या, टीलोफेज। देख सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन जो होते हैं 4 अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। जब कोशिका विभाजन होती है तो गुणसूत्र रेशेदार से निकल के गुणसूत्र जैसे एक नई संरचना ग्रहण करते हैं, डीएनए टाइप में जो नहीं बन जाता गुणसूत्र, देखे होंगे आपने संरचना में। फिर उसके बाद गुणसूत्र विभाजित कैसे धीरे धीरे खींचते हैं, धीरे धीरे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, वह पूरी इन्हीं अवस्थाओं में पाया जाता है, जो कि ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। और सबसे फर्स्ट एक रहता है इंटरफेज। इंटरफेज में जो रहता है कोशिकाओं में, वो कोशिका की पूर्ण अवस्था पाई जाती है इंटरफेज में, जब कोशिका विभाजन नहीं होता। अब मैं आपको फर्स्ट टॉपिक लेके चलता हूँ, कौन सा, प्रोफेज। ठीक,
प्रोफेज। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो देखिए इसको जरूर लिखते जाइएगा। अगर आप पढ़ने के लिए बैठे होंगे रफ में तो इसको रफ में ज़रूर लिखते जाइएगा, क्योंकि IMP, क्योंकि कोई नहीं बताता कि कितनी अवस्थाओं में होता, बहुत कम लोग ही बताते हैं। नहीं तो ऐसे बता के चल जाते बेटा सूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में, समसूत्री कायिक कोशिकाओं में, ऐसा बताते हैं। लेकिन अपन कौन सा है, प्रोफेज लेके चलते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पर मिटाता हूँ, फर्स्ट किसका लिखता हूँ, प्रोफेज। ठीक, प्रोफेज अवस्था। ठीक, अब मैं बताता हूँ इस अवस्था। ठीक है, इसमें आपको बताता हूँ पूरा। इस अवस्था में गुणसूत्र तंतु से जुड़ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखने लगते हैं, जो एक अलग संरचना ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जो होती है तो क्या गुणसूत्र एक अलग सी बिल्कुल तंतु से जुड़ जाते हैं। आपको मैं चित्र बता के इसमें समझाता हूँ, डायग्राम। तो तंतु से जुड़ जाते हैं और थोड़ा थोड़ा दिखने लगते हैं, जो कि अलग संरचना ग्रहण कर लेते हैं। देखिए इसमें अवस्था में बताता हूँ, ये हो गया। ठीक, इसके अंदर ये इसमें क्या होता है, गुणसूत्र जो रेशेदार होते हैं, देखिए यहाँ पर बता देता हूँ। ये अपन एक गोला बनाए जिसके अंदर देखिए केंद्र के अंदर के बाद DNA के दो गुणसूत्र कैसे बताए जाते हैं, ये हैं ऐसे ऐसे भरे रहते हैं। ठीक, ये कौन सी होती है, जब कोशिका विभाजन है, जब कोशिका विभाजन है तो कैसे गुणसूत्र बन जाते हैं, यहाँ पर संरचना तो ऐसी बन जाती है, ये 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 ठीक, ये ऐसी अवस्था ले लेते हैं। गुणसूत्र, ठीक, जो कि एक अलग सी संरचना में दिखाई देने लगते हैं। ठीक, ये क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। और ये क्या होते हैं, गुणसूत्र। ठीक, देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है। जब प्रोफेज की अवस्था होती है, फर्स्ट अवस्था यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट अवस्था जब प्रोफेज की होती है तो क्या होता है कि DNA मतलब गुणसूत्र जो होते हैं एक अलग सी अवस्था में आ जाते हैं, DNA टाइप में दिखने लगते हैं और इनकी जो संरचना थोड़ी थोड़ी अपन को दिखने लगती है। नंगी आंखों से तो देखा नहीं जाता, माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। तो माइक्रोस्कोप द्वारा बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। और प्लस क्या रहते हैं, इनकी संरचना जो होती है अलग टाइप की ग्रहण कर लेते हैं, जिसको अपन आसानी से देख समझ, इतना समझ जो है। अब अपन क्या चलते हैं, सेकेंड वाला क्या हो, मेटाफेज। मेटाफेज एक ऐसी अवस्था पाई जाती है, मैं आपको बताता हूँ। मेटाफेज अवस्था में अपन गुणसूत्रों को बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से ऐसा करेंगे, ऐसा आसानी से दिख जाएगा, है ना। तो इसको बाद में आपको बताता हूँ क्या, मेटाफेज। तो मेटाफेज की अवस्था में सेकेंड नंबर यहाँ पर लिखते हैं, किसकी, मेटाफेज। अगर आप इसको समझ गए हो तो कॉपी में रफ जरूर कर लीजिएगा। अब आपको बताता हूँ कि कौन सी अवस्था, मेटाफेज। सेकेंड यहाँ पर लिखते हैं क्या, मेटाफेज। ठीक, तो क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र साफ साफ विभाजित होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो जब समसूत्री हो या अर्धसूत्री विभाजन, कोई विभाजन हो, तो मेटाफेज एक ऐसी अवस्था मानी जाती है जिसमें विभाजन बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं, गुणसूत्र विभाजित हो रहे हैं। कैसे विभाजित हो रहे हैं, तो यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये डायग्राम हो गया। ठीक, ये तंतु का केंद्र हो गया। ठीक, और यहाँ पर ये इससे जुड़ा रहेगा, ये इससे, और ये इससे, और इससे। और इनमें क्या रहेंगे, इनमें रहेंगे गुणसूत्र। ठीक, जो कि साफ साफ विभाजित होते हुए दिखाई देते हैं।
ये देख सकते हैं आप। देखिए मेटाफेज की अवस्था एक ऐसी अवस्था रहती है, ये बाहरी मेम्ब्रेन है, ठीक, जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आपको बताया हूँ, क्या लिख दूँ मैं, यहाँ लिखे दे रहा हूँ एक बार और, प्लाज्मा झिल्ली, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपन किस में, इंग्लिश में बोल देते हैं। और ये क्या हो गया, इसमें आता है तंतु, और ये क्या हो गया, गुणसूत्र, ठीक। देखिए बिल्कुल सरलता से बिल्कुल दिया गया है कि मेटाफेज की जो सेकेंड अवस्था होती है उसमें गुणसूत्र को अपन आसानी से देख सकते हैं। और इसमें देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अर्धसूत्रीय विभाजन में 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो देखिए कोशिका विभाजन प्रारंभ हुआ मेटाफेज अवस्था में, अपन गुणसूत्र को बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप द्वारा देखने में कोई कठिनाई नहीं जाती। लेकिन इसकी जो आगे आगे अवस्था बढ़ती है ना, थोड़ा डिफरेंट जाता है, जैसे माइक्रोस्कोप तो कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, ठीक। तो मेटाफेज की अवस्था थी। अब अपन कौन सी अवस्था आती है, एनाफेज की अवस्था, ठीक। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको लिख लीजिएगा आप और डायग्राम बनाते जाइए, क्योंकि डायग्राम अगर आप बनाते गए ना तो आपको टीचर 100 में 100 मार्क्स देगा। अब ये ना बोलेगा कि क्योंकि अधिकतर देखिए मैं बताता हूँ, चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, जूलॉजी बॉटनी में सबसे ज़्यादा मायने रखता है डायग्राम। आप बिल्कुल कम लिखिएगा ना, मैंने भी स्टूडेंट को एक तरह का, मैं भी, लेकिन मेरे टीचर यही बताते हैं कि बेटा अगर कुछ भी करना है तो जूलॉजी में सबसे मायने रखता है डायग्राम। डायग्राम बना दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये नहीं कि आप लिख के बस आइएगा, डायग्राम जरूर है, सबसे मायने रखता है डायग्राम, ठीक। डायग्राम अगर आप लिखेंगे, मतलब बनाएंगे, या उसके बारे में पूरा संरचना जैसे नहीं लिखा, सचित्र चित्र वर्णन कीजिए, ठीक। तो एनाफेज, तो अपन चलते किसमें, एनाफेज की अवस्था की ओर। एनाफेज की अवस्था, इस अवस्था में गुणसूत्र प्रतिकर्षित की ओर होते हैं तथा VUL आकार ग्रहण करते हैं, ठीक। देखिए करते हैं, ठीक। इस अवस्था में जो होता है गुणसूत्र जो होते हैं एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि देखिए वो तंतु जब अपनी ओर खींचेगा और वो तंतु अपनी ओर खींचेगा, जब गुणसूत्रों को आधा आधा खींचेगा तब तो एक नई कोशिका का निर्माण होगा, तब तो जाके 4 नई कोशिकाएं बनेंगी ना। 4 नई कोशिका बनने के लिए तो देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये डायग्राम मैंने बनाया, देखिए ये तंतु है, ये मैंने बना दिया, ठीक, ये कर दिए। देखिए ये अपनी ओर आकर्षित करेगा गुणसूत्रों को, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा गुणसूत्रों को, ठीक। ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है गुणसूत्रों को, ठीक। ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है गुणसूत्रों को, ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है गुणसूत्रों को, ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है गुणसूत्रों को, ठीक। सभी गुणसूत्रों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ठीक। तो कोई भी आकार ले रहा, कोई यू आकार ले रहा है, कोई एल आकार ले रहा है, ठीक। ये आकार लेते जा रहे हैं इसमें, ठीक। और ये क्या भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं, ये कौन सी है, तीसरी अवस्था है जिसे एनाफेज की अवस्था कहते हैं। इसमें गुणसूत्र जो होते हैं, अब डिवीज़न शुरू हुआ सही ढंग से, ये डिवीज़न कहलाता है मेन, ये डिवीज़न यहाँ से शुरू होता है। तो इस डिवीज़न क्या, गुणसूत्र एक दूसरे के देखिए प्रतिकर्षित हो रहा है, ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जब ये दोनों आकर्षित करेंगे तो कुछ गुणसूत्र आधे इसमें जाएंगे, आधे गुणसूत्र उसमें चले जाएंगे। जब आधे आधे गुणसूत्र चले जाएंगे तब जाके टीलोफेज में नई कोशिका का निर्माण होगा, ठीक। जब अपनी कौन सी तीसरी अवस्था थी, अब चौथी अवस्था कौन सी है, टीलोफेज। तो टीलोफेज की अवस्था की ओर चलते हैं, ठीक। अगर आपको देखिए बिल्कुल आसान समझ, इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र एक दूसरे प्रतिकर्षित होते हैं। देखिए एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, एग्जांपल के लिए क्या है, जब अपन किसी रबड़ को, ये मैंने रबड़ बांध दिया, एक तरह का एग्जांपल, ये मैंने रबड़ बांध दिया, रबड़ को जब अगर मैं खींचूंगा और यहाँ पर एक व्यक्ति खींच रहा है, ठीक। तो अगर मैं खींचूंगा और ये दबाव लगा रहा अपना, ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मैं अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ। जब आकर्षित करेंगे तो कौन सा आकार ले लेगा, जब खींचेंगे तो कहीं भी बनेगा, भी बनेगा, कहीं यू बनेगा, कहीं एल बनेगा। तो इस प्रकार आकार में जब ये खींचता आकर्षित करता है तो ऐसी आकार बनता है, ठीक। जो कि अर्धसूत्री हो और समसूत्री दोनों में ही ये आकार वर्जित, मतलब पूरी तरह से पूर्ण रूप से संचित रूप से दिया गया है, ठीक। अब अपन कौन सी अवस्था चलते हैं, चौथी अवस्था। कौन सी है चौथी अवस्था, टीलोफेज। ये सबसे लास्ट अवस्था होती है, कौन सी, टीलोफेज। देखिए टीलोफेज, ठीक। इस अवस्था में कोशिका विभाजन पूर्ण रूप से संपन्न
हो जाता है तथा 4 नई कोशिका बनती हैं। इस अवस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजन जो होता है पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है तथा 4 नई कोशिका बनती हैं। देखिए कैसे विभाजन समाप्त होता है, तो देखिए इस तरह अवस्था बनी रहेगी, ये ठीक, इसके बाद ये ठीक। तो देखिए बताता हूँ, गुणसूत्र जब विभाजन होंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा एक केंद्रक बन जाएगा, यहाँ पर एक केंद्रक बन जाएगा और गुणसूत्र इसमें समाहित हो जाएंगे, ठीक। और ये कोशिका द्रव भर जाएगा क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक। अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिका बनेंगी, 4 बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हुआ ना, तो इसको एक ही डिवीज़न हो गया और एक ये डिवीज़न हो गया, ठीक। तो एक ये डिवीज़न हो गया, ठीक। तो इस डिवीज़न से कितनी बनेंगी, 2 सेल का निर्माण होगा, एक ये ठीक। ये देखिए, ठीक। फिर यहाँ एक ये जाएगी, एक ये जाएगी, एक ये इसके अंदर केंद्रक, ठीक। ये कौन सी है, ए, ये है बी, ये सी और ये डी, ठीक। देखिए इसमें जब कोशिका विभाजन पूर्ण हो जाता है तो कितनी कोशिका का निर्माण होता है, 4 कोशिका बनती हैं, जो कि जब अर्धसूत्री विभाजन संपूर्ण होता है तो 4 नई कोशिका का निर्माण होता है। देखिए बताता हूँ, शुक्राणु जनन जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत ही आता है, ठीक। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, ठीक। साइटोजेनेसिस जैसे नहीं कह देते, हाँ इंग्लिश में साइटोजेनेसिस दिया जाता है, और ओवम का विभाजन दीजिए, ये सब विभाजन मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा, उनको ज़रूर पढ़ाऊँगा आपको। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन जो सबसे लास्ट अवस्था होती है वो टीलोफेज में जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो कितनी 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ भी मिला दो, ऐसे मिलाने में किया जाता है, ठीक। ये देखिए, ठीक। ये तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन में पूर्ण रूप से विभाजन हो जाता है। आपको मैं यहाँ विभाजन का भी फिर से समझाता हूँ कैसे होता है विभाजन, मतलब कैसे वो पूरी अवस्था आती है, ठीक। इतना समझ में आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक कमेंट करना ना भूलें ज़रूर, ठीक। तो आपको मैं आगे बताता हूँ इसकी प्रोसेस, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिए ये प्रोसेस बताता हूँ। फर्स्ट कोशिका का विभाजन कितने हैं, 2n, ये अर्धसूत्री विभाजन है, समसूत्री मत समझना। इसके बाद यहाँ से फिर शुरुआत होता है, ठीक। n और n, ये कौन सा विभाजन है देख सकते हैं आप, ये है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। देखिए गुणसूत्र कितने थे, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ, कितने थे अपने पास, 23 जोड़े, मतलब कितने, 46 गुणसूत्र। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव में, ठीक। देखिए 23 किस में होते हैं, जब देखिए यक्स मिलता है तो किसका निर्माण होता है, बॉयस, मतलब लड़का बनता है, और जब यक्स वाई मिलता है तो कौन बनता है, लड़की बनती है। देखिए आपको बिल्कुल टॉपिक से मैं समझा रहा हूँ कि जब यक्स मिलते हैं, उसके यक्स और उसके एक्स मिलते हैं तो क्या बनता है, लड़का बनता है। जब एक्स और वाई का मेल होता है तो लड़की का निर्माण होता है। तो देखिए अपने पास कितने, 46 हैं। मान लो यहाँ कितने हैं, 46, ठीक। यहाँ कितने आ गए, 46 आ गए, यहाँ 46। अब यहाँ कितने आ रहे हैं, 23 और 23 गुणसूत्रों का विभाजन हो गया और नई कोशिकाओं का निर्माण हो गया, ठीक। 4 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन में। इसको मैं लिखे देता हूँ यहाँ, क्या, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। देखिए ये विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। और अर्धसूत्री विभाजन में के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या शुक्राणु जनन अंडाणु जनन किस में होता है। तो मैं आपकी अपनी नई वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, जल्द से जल्द बिल्कुल नई वीडियो आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियो ला सकूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। नमस्ते।